Hello dear students, today we will read about dimension analysis. इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर भी हमने डायमेंशनल फॉर्मूले बनाने सीखे थे. आज जो ये टॉपिक हमारा होगा, आज की जो वीडियो होगी, ये आपके +1 के सिलेबस के हिसाब से डायमेंशन जो फॉर्मूला हैं या उनके जो यूज हैं उसके हिसाब से आपकी आखिरी वीडियो होगी ये डायमेंशनल फॉर्मूला से रिलेटेड. तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं. पहली चीज़ तो ये है कि जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी दी हुई हो, चाहे वो फंडामेंटल क्वांटिटीज आप कह सकते हैं या ड्राइव्ड क्वांटिटी आप कह सकते हैं, उन सभी को 4 पार्ट्स के अंदर बांटा गया है. कौन कौन से पार्ट हैं? पहला जो पार्ट है वो है आपका डायमेंशनल कांस्टेंट. डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब ऐसे कांस्टेंट नंबर हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है. फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. ये आपके पास ऐसे कांस्टेंट टर्म्स हैं जिनका आपके पास एक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है. इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट के अंदर जो आपको टर्म मिलती है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट जिसको कहा जाता है, उसका हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला है. अगर और हम बात इसी के अंदर करें तो आपका जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला है. अगर और हम बात करें तो जो प्लैंक कांस्टेंट है उसका भी आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला होता है. मतलब जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको फर्दरली बांटा गया, उनके टाइप बनाए गए कि किस किस तरह की चीज़ें हमारे पास होंगी, किस किस का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, किस किस का नहीं होगा. तो सबसे पहली जो क्वांटिटी है उनमें हमने लिखा कि डायमेंशनल कांस्टेंट जो चीज़ें होती हैं, मतलब ऐसे कांस्टेंट टर्म जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, उनके बारे में जिक्र करते हैं. इसी में हम चलते हैं दूसरे में, डायमेंशन लेस कांस्टेंट. ऐसे कांस्टेंट टर्म जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है. फॉर एग्जांपल नंबर वैल्यू 1 to infinity 0 आप ले सकते हैं, नेगेटिव में ले सकते हैं. जितने भी नंबर हैं इनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है. क्लियर? जो आपके मैथमेटिकल कांस्टेंट और मान के चलें, जैसे कि पाई है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है. दूसरी चीज अगर हम बात करके चलें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है. क्लियर? थर्ड वन इज डायमेंशनल वेरिएबल्स. डायमेंशनल वेरिएबल मतलब ऐसी टर्म जो अपने आप को वेरी करती है, अपने आप को चेंज करती है, लेकिन उनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है. फॉर एग्जांपल एरिया आप कह सकते हैं, वॉल्यूम आप कह सकते हैं, इसके अंदर डेंसिटी आप कह सकते हैं, वेलोसिटी कह सकते हैं. मतलब इसके अंदर तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे वेरिएबल्स मिल जाएंगे जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है. क्लियर? फोर्थ, अगर इसको फर्दर डिवाइड किया जाए तो आपकी चीज़ें आती हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल्स. मतलब ऐसी क्वांटिटी जो चेंज तो होती हैं लेकिन उनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है. फॉर एग्जांपल है एंगल, स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी. ये कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो चेंज तो होते हैं. एंगल हर चीज़ का अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, स्ट्रेन अलग अलग हो सकता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है. तो ध्यान दें, आपके पास 4 तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनको आप डिवाइड कर सकते हैं. डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल एंड डायमेंशन लेस वेरिएबल. इसके अलावा जो आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है,
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोट, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होता है। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला दे रखा है तो आप उसका यूज किस किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला जो इसका यूज है वो है आपका कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। एक सिस्टम की जो यूनिट है उसको आप दूसरे सिस्टम की यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इसका पहला यूज है। अब उसको कैसे करेंगे, एक बार आइए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है फोर्स। भाई हमें पता है कि फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है और जो इसकी सीजीएस यूनिट है वो होती है डाइन। आपको न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। उस चीज को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अब उसके अंदर डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरह से यूज होता है वो देखें। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लें, m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻⁻⁻²। एक चीज को अगर आप ध्यान से देख लेंगे दूसरे वाली चीज आपके ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। आई एम श्योर अबाउट दिस। ध्यान से देखें, ये आपकी फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अगर हम जो हमारे पास सिस्टम थे, जैसे इसमें सिस्टम लिख रखा है, सिस्टम जो हमें यूज करने हैं वो दो सिस्टम है, MKS एंड CGS। मीटर किलोग्राम सेकंड एक अलग सिस्टम है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड एक अलग सिस्टम है, और आपको मीटर किलोग्राम सेकंड से सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के अंदर आना है वापस से। मीटर किलोग्राम सेकंड जो आपका सिस्टम है उससे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाले सिस्टम में आना है। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, देखिए पीछे वाले दो चीजें देखें, इसके अंदर भी टाइम सेकंड में है, इसके अंदर भी टाइम सेकंड में है, मतलब इसको तो चेंज करने का कोई फायदा नहीं, दोनों सेकंड में है। तो ऑब्वियसली बात है कि सेम रहनी है। जो भी कोई काम होगा वो अब इनके ऊपर चलेगा, मीटर किलोग्राम और सेंटीमीटर ग्राम। जो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला दिया हुआ होता है वो MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, हमें उसको CGS में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, 1 किलोग्राम मास में कितने ग्राम होते हैं, 10⁻³ K फॉर किलोग्राम, G फॉर ग्राम। कन्वर्ट कर लिया, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। एज वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। ओके, इसको यहां पे राइट डाउन कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई। अब चलते हैं लेंथ पे बात करते हैं। ऊपर वाले में आपकी जो लेंथ है वो मीटर में है, नीचे वाले में आपकी जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में, दोनों की पावर एक ही है। इसकी भी यहां पर देखिए L की जो पावर है वो 1 है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। आपका आंसर क्या आया, 10⁵ सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम। बिल्कुल आसान सा सवाल, आसान सा इसका डेरिवेशन। अगर आप बुक के हिसाब से देखेंगे तो उसके अंदर कई बातें दी हुई हैं, आप उसको ना करें बेशक से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम के अंदर अगर कुछ आता है तो सिर्फ आपको कन्वर्जन करके बताना है कि भाई इसका कन्वर्जन कैसे होगा। जैसे कि एग्जाम के अंदर कभी इसके डेरिवेशन के बारे में बात नहीं होती, बात अगर होती है तो कन्वर्जन के बारे में होती है कि आप 1 न्यूटन को डाइन में आपको कन्वर्ट करना है और ये बताना है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो आप सिंपली ये मेथड यूज करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। चलिए इसी से रिलेटेड जो कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर है, इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल हम और करके देखते हैं। एग्जांपल के लिए हम चलते हैं अपनी अगली क्वांटिटी वर्क पे। हमें पता है कि वर्क की जो SI यूनिट है वो जूल होती है। SI यूनिट का मतलब
MKS सिस्टम में जो यूनिट है वो जूल है, और CGS सिस्टम के अंदर जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं अर्ग। लेकिन हमें ये नहीं पता कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, और वही हमें वैल्यू निकालनी है। तो पीछे वाले क्वेश्चन के हिसाब से जो आपको टॉपिक करवाए उसके हिसाब से कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमें वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला है m⁻1 l⁻2 एंड t⁻⁻2। आपको मैंने बताया कि जो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला दिया हुआ है वो आपका MKS सिस्टम के हिसाब से है, SI यूनिट सिस्टम के हिसाब से है। और अगर आप इसको CGS में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखें, पीछे वाली टर्म तो छोड़ देनी है, क्योंकि MKS हो या CGS हो, टाइम तो सेकंड के अंदर मेजर किया जा रहा है, तो पीछे वाली टर्म को आप छोड़ सकते हैं। जो भी लड़ाई रह जाती है वो इस साइड में मीटर किलोग्राम है और इस साइड में सेंटीमीटर ग्राम है। देखिए यहां पर m की पावर कितनी है? 1। सो 1 किलोग्राम हैज 10⁻³ ग्राम। क्लियर? अगली टर्म पे चलते हैं। आपको लेंथ दी हुई है, यहां पर जो ये लेंथ है ये आपकी मीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करनी है आपको? 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। लेकिन एक अलग चीज जो यहां पर आई हुई है कि यहां पर आपकी L की पावर भी है, तो वो पावर आपको एज इट इज यहां पर लिख देनी है। सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आई? 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, सॉरी 1 जूल। आपकी जो 1 जूल की वैल्यू है वो आ जाती है 10⁻7 अर्ग। इस तरह से आपको आपके जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं। कोई अनसोल्ड अगर इस तरह का टॉपिक अगर आपको दे रखा है, NCERT प्रॉब्लम्स में दे रखा हो या फिर आपकी यूनिट खत्म होने के बाद दे रखा हो, तो आप उनको करने की कोशिश जरूर करें। और अगर कोई दिक्कत उसमें आती है तो आप अपने असाइनमेंट के थ्रू अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। जो सेकंड नंबर इसका यूज है डायमेंशनल फॉर्मूला का, दैट इज चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। आपको एक कोई फॉर्मूला दिया हुआ होगा और आपको डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये बताना है कि क्या वो फॉर्मूला सही है या नहीं है। ठीक है? जैसे कि आपको सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला दे दिया, दैट इज इक्वल टू 2t इज इक्वल टू 2π√L डिवाइड बाई G, where 2π is a constant, L is the length of the wire that is used in the simple pendulum and G is acceleration due to gravity। ये फॉर्मूला हमें पता है कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन इस फॉर्मूला को डायमेंशन एनालिसिस के द्वारा आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये बिल्कुल सही है, एक्यूरेट फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो उसमें कैसे करेंगे? दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड में हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे टाइम है, अकेला टाइम दे रखा है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ? m⁻0 l⁻0 t⁻1 इज इक्वल टू, आपको जब इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग का जो टॉपिक मैंने करवाया तो उसमें बताया था कि कांस्टेंट नंबर वैल्यू जो होंगी उनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, तो मतलब 2π का डायमेंशनल फॉर्मूला तो नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। अंडर द रूट लेंथ का क्या होता है? कैपिटल L, एंड ग्रेविटी विच इज जनरली नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है जो एक्सेलरेशन का होता है। तो फॉर्मूला क्या हुआ? L t⁻⁻2। ओके, देखिए अब इसको सोल्व करते हैं। यहां आपके न्यूमेरेटर में डिनोमिनेटर में L है, दोनों की पावर 1 है, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। इस साइड में पावर 0 लिख रखी मैंने, 0 पावर लिखने का कोई चित्र तो है नहीं, बस इसको एक्सपेंड करके लिखना था एक बार, तो आप इनको हटा भी सकते हैं। इस साइड में t⁻1 इज इक्वल टू t अंडर द रूट जो लगा हुआ है t⁻2 डिनोमिनेटर में है, अगर न्यूमेरेटर में लेके जाते हैं तो t⁻2, यहां से आपके स्क्वायर से आपके अंडर द रूट
कट जाता है और दोनों साइड में आपको केवल t मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी है वो आपकी राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है, जिससे कि आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका फॉर्मूला था जो आपको दिया हुआ था वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो दोनों साइड में हमने देखा कि दोनों साइड बराबर आ रही हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो एक्यूरेसी हमने चेक की है ये डायमेंशन एनालिसिस से चेक की है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला की एक और प्रॉपर्टी बन जाती है। क्लियर। थर्ड नंबर जो फॉर्मूला हम बात करते हैं, थर्ड इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या होती है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। आपको डेरिवेशन बनाना है, मतलब किसी भी चीज के लिए आपको फैक्टर दिए हुए होंगे, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपका एक्चुअल में फॉर्मूला है क्या, आपको कुछ फैक्टर दिए हुए होंगे और वो फैक्टर आपको डायमेंशन एनालिसिस से इकट्ठे करने हैं, उनकी कुछ वैल्यू निकालनी है और फिर वो वैल्यू ले जाके एक फॉर्मूला उनसे हमें क्रिएट करना है और फिर वो जो बनेगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है। जैसे कि एक टॉपिक दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है कि सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड है वो 3 चीजों पर डिपेंड मान रखा है। पहली चीज है वो मानी मास ऑफ बोब। क्लियर। सेकंड नंबर जो है, इसको m के नाम से लिख लें, सेकंड नंबर जो मान रखी है वो है आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जिसको आप l के नाम से लिख सकते हैं। और थर्ड नंबर जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g के नाम से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के नाम से। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का 3 फैक्टर बना के दे दिए। ये नहीं बताया हमने कि ये किस तरह से वेरी करेंगे, किसकी क्या पावर होने वाली है, कौन टाइम को ज़्यादा अफेक्ट करेगा, कौन कम अफेक्ट करेगा। अगर ज़्यादा करेगा तो किस रेंज तक करेगा और अगर कम करेगा तो किस रेंज तक करेगा। तो क्या करते हैं, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास, लेंथ एंड ग्रेविटी, 3 फैक्टर आपको दे रखे हैं। तीनों फैक्टर की हम पावर लिख देते हैं, A, B एंड C। क्लियर। दोनों साइड के अंदर जो भी आपको पैरामीटर्स दिए हुए हैं उनको डायमेंशनल फॉर्मूला के हिसाब से एक्सपेंड कर देते हैं। जैसे टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो लिखने के लिए m⁴, l⁴, t⁴ 1, अकेला टाइम है यहां पर तो शो कर दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल m⁴A, लेंथ के लिए l⁴B एंड ग्रेविटी किसका फॉर्मूला लगेगा यहां पे, एक्सेलरेशन का, l1 t⁻² एंड पावर इज c। क्लियर। यहां पर एक चीज हमें फॉलो करनी है और उस चीज का नाम है होमोजेंसिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेंसिटी। कि आप इस प्रिंसिपल का यूज करके और डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के आप अपने फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे वो ध्यान से देखें। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो पैरामीटर हैं उनकी पावर का कंपैरिजन करना है राइट हैंड के साथ में। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो पावर दे रखी हैं उनका कंपैरिजन करना है आपको राइट हैंड में जो पावर दी हुई है अलग अलग पैरामीटर्स की उनके साथ में। जैसे कि चलिए हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास m लिखा हुआ है, m की पावर आपको 1 दे रखी है, 1 × a इज a, और कहीं पर आगे जाने के बाद m नहीं दिया हुआ, छोड़ देते हैं। इस साइड में क्या चल रहा है, m⁻ कितना है 0, तो आपके जो a की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है 0। चाहे 0 = a लिख लें, चाहे a = 0 लिख लें, ये थोड़ा सा ज़्यादा लिखा हुआ ठीक लगता है तो ये लिख लेते हैं। क्लियर। सेकंड नंबर मतलब ये जो टर्म है आपकी, इसको आपने सोल्व कर दिया, हटा दें इसको यहाँ से।
आपको पेपर के अंदर ऐसे कट नहीं लगाना है, मैं तो खाली आपको समझाने के लिए लगाने लग रहा हूँ। आगे चलते हैं। L रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई B, 1 इंटू बी इज B। आगे चलते हैं। L रेज टू पावर 1 और इस पूरे ब्रैकेट की जो पावर है वो C है, तो आपकी जो पावर है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो प्लस C। लेफ्ट हैंड साइड के साथ हम अगर कंपैरिजन करें तो L की पावर कितनी दे रखी है 0, इसको 0 लिख दें। 2 इक्वेशन आपके पास बन गई, एक इक्वेशन यहाँ पर से बनी, एक यहाँ से बन गई। चलिए थर्ड नंबर इक्वेशन पे चलते हैं। इसको भी आपने सोल्व कर दिया है, यहाँ से इसको भी हटा दिया है। T रेज टू पावर -2 और सारे की पावर कितनी है C, -2C इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपके T की पावर कितनी है 1, इसको 1 कर दिया और यहां से आपके C की वैल्यू कितनी आ जाती है -1/2। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो जाती है थर्ड। जो आपकी C की वैल्यू आई है, अगर इस C की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो क्या देखने को मिला, B प्लस -1/2 इज इक्वल टू 0, B -1/2 इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 1/2। आपकी जो B की वैल्यू है वो 1/2 हो जाती है और A की पावर है वो पहले से 0 आई हुई है, मतलब आपके पास A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1/2 एंड C की वैल्यू -1/2। ये सारी की सारी वैल्यू आप ले जाकर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M रेज टू पावर 0, L रेज टू पावर 1/2 एंड G रेज टू पावर -1/2। इसकी पावर 0 है, मतलब ये 1 है, तो इसको हटा सकते हैं। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइड बाई G अंडर द रूट, ऐसे लिख सकते हैं। किसी की पावर 1/2 होने का मतलब है कि वो चीज़ अंडर द रूट में है, और अगर ये वाली चीज़ आपकी यहाँ पर माइनस में है तो इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, डिनोमिनेटर में लाके इसकी पावर पॉजिटिव तो लिख ही सकते हैं। दोनों की पावर को कॉमन निकाल के और इसके ऊपर अंडर द रूट लगा दिया। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई G। जब हम इजिकल टू साइन यहाँ से हटाते हैं तो आपको कांस्टेंट नंबर मिलता है 2π, और आपके पास जो कंप्लीट फॉर्मूला है वो बन गया T इज इक्वल टू 2π अंडर द रूट L डिवाइड बाई G। क्लियर? ये आपकी थर्ड नंबर एप्लीकेशन है इसकी डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। लेकिन जहां इसमें हमें दिक्कत आती है, जहां इसमें दिक्कत आएगी वो दिक्कत कहां पे है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, पहले जो लिमिटेशन इसकी हम बात करेंगे तो ये कहता है कि जब भी हम कोई फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें तो किसी भी फॉर्मूला के अंदर ये हमें डायमेंशनल लेस कांस्टेंट के बारे में नहीं बताता है, गिव्स नो इंफॉर्मेशन। कोई भी ऐसा कांस्टेंट नंबर आपके सामने हो सकता है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं हो, लेकिन वो फॉर्मूले के अंदर आया हुआ हो, तो डायमेंशन एनालिसिस से आप कभी भी उसके बारे में पता नहीं लगा सकते। क्लियर? सेकंड नंबर जो चीज है, जो भी आप फॉर्मूला बनाते हैं इस मेथड से, अगर 3 फैक्टर तक बात चलती है तो आपका आंसर निकल जाता है सही। लेकिन अगर 3 से ऊपर किसी भी फॉर्मूला को बनाने में फैक्टर दे रखे हैं तो उस चीज़ के ऊपर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें आपके पीछे वाले टॉपिक के अंदर, तो टाइम पीरियड है, उसके लिए 3 आपको पैरामीटर दिए हुए हैं। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, M रेज टू पावर A, L रेज टू पावर B, G रेज टू पावर C। क्लियर? तो जब आपको 3 फैक्टर दे रखे होंगे तभी आप इस एनालिसिस का प्रयोग करके अपना डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते। थर्ड नंबर जो चीज है, किसी भी फॉर्मूला के अंदर अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन
आ सकता है किसी भी टॉपिक के अंदर ऐसा कुछ हो जाए कि साथ में कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आता हो फॉर्मूला के अंदर, तो वो इससे नहीं बताया जा सकता। ओके। फोर्थ कि अगर हम बात करें कि इसकी क्या लिमिटेशन होगी, तो ये हमें ये नहीं बताता कि आपकी क्वांटिटी स्केलर है और वेक्टर है। डायमेंशनल फॉर्मूला, खाली डायमेंशनल फॉर्मूला देख के आप किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि आपकी क्वांटिटी स्केलर है या फिर वेक्टर है। अगर साथ में कोई नंबर वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो उस नंबर वैल्यू के बारे में भी ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। आपने पीछे वाला टॉपिक सोल्व किया, पीछे वाले टॉपिक सोल्व करने में हम यहाँ तक आ गए, जो इसको पैरामीटर दे रखे थे वहाँ तक हमने इसको सोल्व कर दिया, लेकिन ये 2 पाई कहाँ से आता है ये बात तो हमें डायमेंशन एनालिसिस से पता नहीं लगती है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन होती है। तो इसकी लिमिटेशन जो थी वो इसका लास्ट एंड फाइनल टॉपिक था आज इस वीडियो में। आपके जो डायमेंशन एनालिसिस है आपके सिलेबस के हिसाब से वो ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर इसमें से कुछ आपको समझ नहीं आता है कोई टॉपिक, तो आप उसको प्रॉब्लम असाइनमेंट बना के ऐप के ऊपर भेज सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू।